हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल नो द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर इसैक न्यूटन। सबको पता है ग्रेविटेशन का जो फिनोमिना है वो न्यूटन ने डिस्कवर किया था और इस फिनोमिना से फेमस एक्सपेरिमेंट जुड़ा हुआ है, फेमस स्टोरी जुड़ी हुई है एप्पल की, कि एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था, एप्पल गिरा और फिर उसने क्या क्या सोचा, कैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की, ये सब अब हमने पढ़ना है। ठीक है। सो he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apple falls vertically downward and not at an angle to the vertical. Why did not fly off in horizontal direction? उसने सोचा कि सारे के सारे जो एप्पल है ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिर रहे हैं। ये चाहिए तो वर्टिकल के साथ कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में आगे भी गिर सकते थे या फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लोट भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे एप्पल क्या हुए, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरे। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उसने कुछ कंक्लूड किया। आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ and this attractive force must be directed towards the center of the earth. उसने बोला कि किधर न किधर अर्थ में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो एप्पल है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कहां पे एक्ट हो रहा है, ये अर्थ के सेंटर पे एक्ट हो रहा है और एप्पल ट्री से अर्थ का जो सेंटर है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एप्पल जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या पता चला बच्चा लोग, ग्रेविटेशन के बारे में ये पता चलता है, वी केम टू नो कि ग्रेविटेशन जो है ये अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो क्या होगा, नीचे आएगा, है ना, एक हाइट अटेन करेगा और फिर अगेन ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। सिमिलरली कोई भी बॉडी को अगर आप ऊपर से ड्रॉप करते हो तो भी क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट अटेन्स सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। सही है, अब न्यूटन को ग्रेविटेशन के बारे में पता चल चुका है। अब उसने सोचा कि जैसे कि एप्पल पे बात करते हैं तो ट्री पे एप्पल अलग अलग हाइट पे होते हैं और सारे हाइट के एप्पल जो है अलग अलग हाइट पे से फॉल तो डाउनवर्ड ही हो रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसने बोला क्या ये ग्रेविटेशन का फिनोमिना कुछ दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है फार डिस्टेंस हाइट पे है उनके लिए भी एप्लीकेबल है क्या? जैसे कि मून हो गया उसके लिए भी एप्लीकेबल है क्या? ठीक है, या फिर प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या? या सन और बाकी जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो उनको कौन होल्ड करके रख रहा है, क्या उनके लिए एप्लीकेबल है क्या? ये सब उसने सोचना चालू किया। सही है, तो अब तक क्या था, ग्रेविटेशन उसने कहां तक सोचा था, एप्पल के लिए सोचा था। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग far beyond the apple for larger distance. Newton thought that if the force of gravitation acts on the apple on a tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on object at even greater heights much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even farther object like the other planets and the sun? तो उसने यही सोचा कि जैसे कि एप्पल के लिए एक्ट हो रहा है, एप्पल पेड़ पे अलग अलग हाइट पे है, ठीक है, तो क्या ये जो ग्रेविटेशन का फिनोमिना है ये और हाइट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है? जैसे कि ज्यादा हाइट हो, थाउजेंड्स किलोमीटर में हो या मिलियंस किलोमीटर में हो, जैसे कि प्लैनेट्स की हाइट हो, मून की हाइट अर्थ से या फिर दूसरे प्लैनेट्स या सन, ये जो है ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये किसके थ्रू रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी ग्रेविटेशन छुपा हुआ है क्या? तो फिर न्यूटन ने कंक्लूड किया जी हाँ, इनके पीछे भी किधर न किधर क्या है, ग्रेविटेशन है। और उसने बोला ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन द आउटर स्पेस। तो ये जो ग्रेविटेशन है ये क्या है, अट्रैक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन द आउटर स्पेस। एग्जांपल के लिए अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून, मून जो है अर्थ के अराउंड ही घूमता है, तो डेफिनेटली मून इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशन। सेकेंड, अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, बाकी के जो प्लैनेट्स है वो भी जो है सन के अराउंड ही घूमते हैं, तो ये भी क्या होगा,
ग्रेविटेशन की वजह से ही होता होगा। तो ग्रेविटेशन को अब क्या हो गया, एप्पल से हम लोग प्लैनेट तक पहुंच गए। न्यूटन ने क्या कर दिया, प्लैनेट तक की बात कर दी, सही है। बट एक प्रॉब्लम थी, प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में, और रेवोल्यूशन के लिए किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के लिए मान लो एक पत्थर लो, आप उसको एक थ्रेड बांधो, धागा बांधो, ठीक है, और उसका दूसरा एंड जो है अपने हाथ में लो और उसको व्रिल करो। जब आप उसको व्रिल करोगे तो वो क्या डिस्क्राइब करेगा, इट विल डिस्क्राइब अ सर्कल। नाउ एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग दैट स्ट्रिंग, जब तक आप उस धागे को, उस थ्रेड को होल्ड करके रखे हो, तब तक वो पत्थर जो है, वो स्टोन जो है वो टूटेगा नहीं, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। उसकी जो फोर्स है हमेशा टुवर्ड्स दिस सेंटर, आपके हाथ के सेंटर की तरफ वो एक्ट होगी। दिस इज नथिंग बट दी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे या फिर मान लो वो थ्रेड टूट जाती है, तो वो जो स्टोन है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डायरेक्शन में व्रिल हो रहा था, सर्कल में घूम रहा था, अब वो सर्कल में नहीं घूमेगा, अब वो जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ अवे फ्रॉम द सर्कल सच दैट इट फॉर्म्स अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये जो है ना, ये पत्थर बाहर की तरफ जाएगा और टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाएगा। टेंजेंशियली क्यों, क्योंकि कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चा लोग, जो वेलोसिटी होती है हर इंस्टेंट पे अलग अलग होती है, एंड दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी सरकमफेरेंस। इसलिए वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा अलोंग टेंजेंट टू दी सर्कल। सिमिलरली अगर हम बात करें, एक डिस्क है मेरे पास, रोटेटिंग डिस्क, उसके ऊपर अगर मैं कॉइन रख दूं तो वो भी क्या होगा, घूमेगा घूमेगा, और डिस्क क्या होगी, फ्लाई होके टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाएगी। तो बेसिकली यहां से क्या पता चल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता चल रहा है। तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। The force which keeps the body in circular path and acts towards the center of the circle is called as centripetal force. तो क्या है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो अपने डायरेक्शन क्या करता है, हर इंस्टेंट पे चेंज करता है। और जो फोर्स इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने की कोशिश करता है और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होता है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, अपना ऑर्बिट छोड़ता नहीं, तो उसके पीछे भी क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। जैसे कि हमने देखा, न्यूटन ने जो है मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उसने बोला कि जो मून है, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूटन के पहले ही एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है जोहानेस केपलर, उन्होंने मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में कुछ लॉज दिए थे, जिनको हम बोलते हैं प्लैनेटरी मोशन या लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। अब ये जो केपलर जो थे, केपलर कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, और एक मैथमेटिशियन थे। ये जो है ना, इन्होंने अपना काम चालू किया था एज अ हेल्पर टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्रेहे इन 1600। और जब टाइको ब्रेहे की डेथ हो गई 1601 में, तो केपलर वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस। और फिर केपलर ने जो है अपने ये प्लैनेटरी मोशन के उस वक्त लॉज इन्वेंट किए थे, ठीक है। तो केपलर के क्या लॉ है प्लैनेटरी मोशन को लेके, वो समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ मैथमेटिक ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज एलिप्स। अब ये एलिप्स क्या होता है, और कैसे बनता है, स्टूडेंट्स, बच्चों लोग ध्यान दो। Ellipse is an curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. An ellipse is a curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. किसी भी कोन को अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काटते हो तो सर्कल बनेगा, लेकिन किसी भी कोन को अगर आप इंक्लाइन डायरेक्शन में कट करते हो तो वो हमेशा आपको क्या बना के देगा, इट विल ऑलवेज obtain an ellipse for you. Ellipse is basically egg-like structure, oval structure, but बनता कैसे है, कोई भी कोन को अगर आप inclined plane में कट करोगे तो, ठीक है। अब ये जो एलिप्स होता है,
एलिप्स के भी क्या होते हैं, दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, फोकल पॉइंट F1 एंड F2। ठीक है, अब एलिप्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो एलिप्स के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं A, तो उसका डिस्टेंस फोकल पॉइंट F1 से और उसका डिस्टेंस फोकल पॉइंट F2 से अगर मैं ऐड करूं तो वो क्या बनेगा, AF1 प्लस AF2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं B पॉइंट लूं तो उसका डिस्टेंस फोकल पॉइंट 1 से और फोकल पॉइंट 2 से क्या बनेगा, BF1 एंड BF2। सो there is a property for this ellipse, the sum of distances to the two focal point from every point on the curve is constant। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the sum of distances to the two focal points from every point on the curve is constant। कहने का मतलब है फोकल पॉइंट से कोन के ऊपर या एलिप्स के ऊपर कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं A, B, C, तो दोनों फोकल पॉइंट से उस पॉइंट का जो सम ऑफ द डिस्टेंस होता है वो सारे पॉइंट्स के लिए क्या होगा बच्चे लोग, कांस्टेंट होगा। दैट इज AF1 प्लस AF2 should be equal to BF1 plus BF2। if I take another point C, then it should also be equal to CF1 plus CF2। ये जो है ये हमने एलिप्स के बारे में बात किया। तो कैसे बनता है एलिप्स, किसी भी कोन को अगर कट करते हो एट एन इंक्लाइन प्लेन तो वी विल फॉर्म एलिप्स। नाउ विल टॉक अबाउट केपलर्स प्लैनेटरी लॉ। तो केपलर्स ने क्या क्या लॉ दिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ, केपलर ने बोला फर्स्ट लॉ में द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो हमको अब तक नॉर्मली क्या पता है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। लेकिन केपलर्स बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। जो भी ऑर्बिट्स होता है उनका जो प्लैनेट उनका जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनका जो ऑर्बिट है वो एलिप्स होता है। ठीक है, और उस एलिप्स में जो दो फोकल पॉइंट होते हैं उसमें से एक फोकल पॉइंट पे क्या होगा, सन होगा। सन विल बी लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। So I am repeating again, the orbit of a planet is an ellipse with sun at one of its foci। ये क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से रिपीट करता हूं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है, ये प्लैनेट्स A टू B में जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही प्लैनेट को C टू D जाने के लिए लगेगा, या फिर उतना ही टाइम E टू F जाने के लिए लगेगा। अगर इनको सेम टाइम लगता है A टू B जाने के लिए, अगर मान लो टाइम T लग रहा है और C टू D जाने के लिए भी टाइम T लग रहा है, या फिर E टू F जाने के लिए भी टाइम T लग रहा है, सो इफ इट इज द सेम टाइम देन दे विल स्वीप इक्वल एरियाज। क्या बोलता है ये लॉ, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पाथ में इक्वल टाइम लग रहा है तो उस पर्टिकुलर पाथ में क्या होगा, जो एरिया है वो इक्वल स्वीप होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। A टू B, C टू D या E टू F अगर आपको टाइम सेम लग रहा है तो उनके बीच में जो एरिया स्वेप होगा वो भी क्या रहेगा, सेम होगा। एग्जाम्पल, एरिया ऑफ ASB should be equal to area of CSD should be equal to area of EFS। ये तीनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा if they covers distance in equal time। नेक्स्ट इज केपलर थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। I am repeating again, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। अब ये square of its period, period मतलब time period। अब प्लैनेट जो है अगर एलिप्स में घूम रहा है तो एक पॉइंट से पूरा घूम के वापस से उसको सेम पॉइंट आने के लिए, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, और एलिप्स की अगर हम बात करते हैं तो एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस डिस्टेंस को ही मेन डिस्टेंस बोला जाता है। तो ये थर्ड लॉ बोलता है जो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मान लो अगर प्लैनेट को
एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड टी लग रहा है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, और मेजर एक्सिस का डिस्टेंस अगर आर है दैट इज मीन डिस्टेंस अगर आर है तो उसका क्यूब, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा लोग तो अपने को पता है वेन एवर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन रेशियो इज कांस्टेंट, देयरफॉर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो ये जो है ये केपलर का थर्ड लॉ है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की डिस्कवरी कर दी, ठीक है, फिर केपलर्स के जो है वो लॉ हमने देख लिए। अब ये सारों को यूज करके क्या बनाया गया, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया गया। अब ये लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट every object in the universe attracts every another object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. ये जो है इस लॉ का क्या है, स्टेटमेंट है। अब ये क्या बोलता है कि हर बॉडी जो यूनिवर्स में है वो दूसरी बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और इस अट्रैक्शन का क्या होगा, एक कुछ ना कुछ डेफिनेट फोर्स होगा। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास को, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये क्या है, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको समझने के लिए लेट्स से m1 and m2 be the masses of the two bodies kept at a distance d, ठीक है, then mathematically f is directly proportional to m1 m2 that is product of their masses, and f is inversely proportional to d square that is inversely proportional to square of the distance between them. Now if I combine both the equation I will get f is directly proportional to m1 m2 upon d square. Now if I remove the proportionality sign there will be a constant. This constant is capital G. So F is equal to capital G m1 m2 upon d square. Now what is G? G is the constant of proportionality but is also called as universal gravitational constant, and it has a fixed value of 6.67 into 10 raised to minus 11. Now what will be its unit? Its unit is Newton meter square per kg square. अब ये यूनिट कैसे मिलता है बच्चे लोग, अब हमको इक्वेशन मिल चुका है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मेरे को G का यूनिट निकालना है तो आई नीड टू कीप G एट वन साइड एंड रेस्ट ऑल अदर टर्म्स एट अदर साइड। तो G क्या हो जाएगा, G विल बिकम F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F का यूनिट न्यूटन, R का यूनिट मीटर, और m1 m2 जो है वो kg इंटू kg, इसलिए G का यूनिट क्या बनता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो क्या बोलता है, हर बॉडी जो है दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक डेफिनेट फोर्स के साथ यूनिवर्स में। और इस फोर्स कैसे होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इस लॉ के मायने क्या है, मान लो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मैंने मास डबल कर दिया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल्स। ठीक है, सिमिलरली इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर 4। अगर डिस्टेंस डबल करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। अगर डिस्टेंस एक 1 टाइम्स वेरी हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, ट्वाइस वेरी होगा। सो इफ डिस्टेंस इज डबल देन फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4। नाउ इफ द बॉडीज आर स्पेरिकल, मान लो ये दो बॉडी स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल है तो इनका जो फोर्स है ना सेंटर से ज्वाइंट होगा, स्फीयर के सेंटर से, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बिकॉज स्फीयर में जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। सही है, बट if the bodies are of irregular shape and size then the distance d is obtained by joining, then distance d is obtained by joining the line through their CG। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये इरेगुलर शेप और साइज की बॉडीज है तो उनके लिए क्या किया जाएगा,
तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है रेगुलर शेप और साइज का बॉडी का, उन दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्वाइन करेंगे तो वो जो डिस्टेंस निकलेगा उसको क्या बोला जाएगा, डी बोला जाएगा। और इसी लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। Consider an object moving in a circle with a constant speed. We have seen that such motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. This force is called the centripetal force. If m is the mass of the object, v is the speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that the centripetal force is equal to F is equal to mv square upon r. कहने का मतलब क्या है, कंसिडर करो कि ये एक ऑर्बिट है जिसके अंदर जो है कोई भी मास ऑफ द बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है। अगर इसका मास m है, इसका वेलोसिटी v है और इसका रेडियस r है इस ऑर्बिट का, सर्कुलर पाथ का, तो इसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए किसकी जरूरत है बच्चा लोग, इसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, जो हमेशा क्या होगी, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दिया जाता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है। नाउ वी नो स्पीड जो होता है, स्पीड इज ऑलवेज गिवन एज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। The speed of the planet can be expressed in terms of the period of revolution t as follows. We know what is time period. एक planet को एक complete revolution करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का रिलेशन हम स्पीड के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, जो भी प्लैनेट का जो स्पीड है जो हमने देखा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड एज द फंक्शन और इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द पीरियड। मतलब जो भी प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है उसका जो स्पीड है वो क्या है, v है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स पीरियड। तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। देखो द स्पीड of the planet can be expressed in terms of the period of its revolution, that is t। तो जो भी प्लैनेट का जो स्पीड है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे ये एक रेवोल्यूशन को जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में मान लो यहाँ पे था, यहाँ से वापस चालू होकर यहाँ पे खत्म कर रहा है, दैट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सो इन वन रेवोल्यूशन इट विल कंप्लीट हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस इज नथिंग बट द पैरामीटर ऑफ द ऑर्बिट व्हिच इज 2πr। सो आई विल से द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल by the planet in one revolution is equal to the perimeter of the orbit। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है प्लैनेट का एक रेवोल्यूशन को, किसको इक्वल होगा, वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। सो आई विल से डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि अगर ये रेडियस r है तो इसका पेरीमीटर कितना होएगा, 2πr होगा। वी ऑल नो दिस राइट। नाउ जैसे कि अपने को पता है स्पीड क्या है, स्पीड इज
डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, राइट, ये हमको पता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v, सो v इज इक्वल टू, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 2πr, और एक रेवोल्यूशन को जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, दैट इज कैपिटल T, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ वी नो, हमको पता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r है, हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, v की वैल्यू डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m, v के जगह पे 2πr अपॉन t, बट v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा अपॉन r। सो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m एज इट इज, 2 का स्क्वायर इट विल बी 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये t का स्क्वायर और ये r एज इट इज। अब ये r कट जाएगा बच्चा लोग एक r के साथ, सो यू विल गेट F इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर, ऑलराइट। नाउ वी विल डू वन मैनिपुलेशन, मल्टीप्लाइंग and dividing above equation by r square। तो जो इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे r स्क्वायर के साथ और डिवाइड भी करेंगे r स्क्वायर के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, therefore f is equal to m 4 pi square r upon t square as it is। now राइट साइड को हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं, r स्क्वायर के साथ, तो r स्क्वायर, ठीक है। नाउ प्लीज ध्यान देना, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m एज इट इज, r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, सही है। ये t स्क्वायर को मैं इस तरफ लिखता हूं और ये r स्क्वायर डिनोमिनेटर का जो है इसको इस तरफ लिखता हूं, जस्ट अ मैनिपुलेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में, नाउ बाय कैपलर्स थर्ड लॉ, हमने थर्ड लॉ पढ़ा है ना कैपलर्स का, थर्ड लॉ से क्या पता चलता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट, राइट। तो अब मेरे को चाहिए आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, अब ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बनेगा f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर एज इट इज, इसके बदले 1 अपॉन k, है ना, दिस इज नथिंग बट ये, तो इसके बदले 1 अपॉन k आ गया। तो f विल नाउ बिकम 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। नाउ इफ यू कुड सी, ये 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, और k तो कांस्टेंट ही है। सो हियर 4 pi square m upon k is constant, so f is equal to constant upon r square बन जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं f is inversely proportional to r square। this is nothing but inverse square law। तो ये क्या है, न्यूटन्स ने क्या निकाला, इनवर्स स्क्वायर लॉ निकाला। उसने बोला जो भी फोर्स है, ठीक है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से प्लैनेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लैनेट्स, है ना। तो यहाँ पे अगर एक मास है और ये प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, तो इनके बीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, जो भी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लैनेट्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। Thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for circular motion, and must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun.
अब न्यूटन ने बोला, ये रिलेशन से हमने जो डेरिवेशन देखा इससे क्या पता चला, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। ठीक है, तो न्यूटन ने भी यही कंक्लूड किया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो प्लैनेट पे एक्ट हो रही है वही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, और ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन ने इस फोर्स को आइडेंटिफाई किया और क्या बोला, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड ही पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो जो हमने डेरिवेशन देखा जहां पे हमने प्रूफ किया F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसी इक्वेशन के साथ न्यूटन ने कंक्लूड किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ, तो यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जो है ये क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, नेक्स्ट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों लोग, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन दी अदर फोर्सेस इन नेचर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है, बाकी अलग टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अमंग ऑल दिस फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड इट्स फ्यूचर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही यूनिवर्स कंट्रोल हो रहा है और उसका फ्यूचर जो है वो डिसाइडेड है। ग्रेविटेशन चेंज होगा तो यूनिवर्स भी उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? If yes, why don't the two move towards each other? मान लो अभी अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, राइट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पे क्या पता चला कि दो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इफ आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स, okay, having mass m1 and m2, then there is a force of attraction between them, and this force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये यूनिवर्सल लॉ है तो ये हर दो मासेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर टेबल पे रखे हुए दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मान लो एक बुक और एक पेंसिल है, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से अट्रैक्ट करना ही चाहिए। सिमिलरली ये दो ऑब्जेक्ट जो है ये आप या आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो एक ही बेंच पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैठे हैं, तो क्या ये लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, और अगर अट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के पास मूव करते हैं क्या नहीं करते हैं? ठीक है, मान लो अगर मैं टेबल पे पेंसिल और ये बुक रख दूं तो क्या एक दूसरे को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे? नहीं कर रहे ना, करना तो चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल लॉ जो है वो बोलता है मासेस अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? तो क्या इसके ऊपर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है कि ग्रेविटेशन का? या फिर आप और आपके फ्रेंड्स साइड बाय साइड बैठे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये दो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट नहीं होते बच्चे लोग। तो क्या इनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, तो जैसे कि लॉ के स्टेटमेंट में ही है, लॉ का नाम में ही छुपा हुआ है कि वो क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बुक और पेंसिल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये दो फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट बेंच के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फिर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? ये इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये जो आप और आपके फ्रेंड्स अगर किसी एक बेंच पे बैठते हो तो आप जो है सरफेस के साथ, उस ग्राउंड के साथ और आपका जो कांटेक्ट होता है उसमें क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। सिमिलरली आपका फ्रेंड जिस बेंच पे बैठा है उस बेंच का और आपके फ्रेंड के सरफेस के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन आप जो है एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के करीब नहीं मूव हो पाएंगे। अदरवाइज यूनिवर्सल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता ही है सब जगह। सिमिलरली इज द केस ऑफ बुक एंड पेंसिल, दे विल नॉट मूव क्लोजर टू ईच अदर, बट
universal law of gravitation is still applicable. They have to move, but they will not move. Why? Because again they are kept on a table and there is a friction between the book surface and the table surface. Similarly, pencil and the table surface, because of the friction they are not able to move towards each other. ठीक है. Now we'll talk about high tides and low tide. You must be knowing about the high tide and low tide that occurs regularly in the sea. The level of sea water at any given location along the seashore increases and decreases twice a day at regular interval. High tide and low tide occur at different time at different places. The level of water in the sea changes because of gravitational force exerted by the moon. बच्चा लोग, जो हम हाई टाइड और लो टाइड की बात करते हैं, हिंदी में अगर बोलूँ तो समुद्र में हम बोलते हैं ना भरती है, पानी ज़्यादा हो रहा है या पानी कम हो रहा है. हाई टाइड और लो टाइड. हाई टाइड मतलब वाटर लेवल समुद्र में बढ़ जाता है, लो टाइड मतलब वाटर लेवल समुद्र में कम हो जाता है. तो ये जो सी पे वाटर लेवल जो है ये सडनली इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. किसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? मून एंड दी अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. आपको पता है मून जो है अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, सही है, और अर्थ भी जो है अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है. तो अब होने वाला क्या है, जो मून है और जो अर्थ है उनकी पोजीशन जब भी एक दूसरे को पैरेलल होती है, जब भी वो एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मून जो है अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचता है. तो उस पोर्शन का जितना भी लिक्विड है उसका लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. क्यों राइज हो जाता है? बिकॉज उतना जो पोर्शन है वो मून के कांटेक्ट में आने की वजह से मून क्या करता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, तो उतना जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है. इसलिए मून के सरफेस के सामने जो भी अर्थ का पोर्शन होता है उधर जो है हाई टाइड प्रोड्यूस होता है. और उसको परपेंडिकुलर हम लोग बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे नियर दी पोल्स. अगर देखते हो तो वहां पे उस वक्त क्या डेवलप होएगा, वहां पे लो टाइड डेवलप होएगा. सही है, समझने की कोशिश करते हैं इसको. वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस. जैसे कि मैंने बोला, जो भी वाटर डायरेक्टली मून की तरफ आता है वो क्या होगा, मून उसको पुल करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहां पे वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और वहां पे वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हाई टाइड सिचुएशन. ठीक है. एंड एट दैट प्लेस, एट 2 प्लेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड. अगर मान लो ये डायग्राम देखते हो आप, इफ दिस इज हाई टाइड पोजिशन, देन परपेंडिकुलर टू द अर्थ to the high tide position we have 2 points, one at the up and one at the bottom. These 2 points will have the least gravitational force pull from the moon. Because of this point will experience a low tide. Okay, so that was all about high tide and low tide. तो basically बच्चा लोग आपको ये समझना है कि जो high tide और low tide होता है ना, ये बारिश के दिनों में हम ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून. मून जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ पे, तो मून जिस पोजीशन पे होता है उसके सामने वाली पोजीशन पे अर्थ पे जो भी लिक्विड होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. दैट इज नथिंग बट हाई टाइड. और उसको अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, देन देयर विल बी 2 पॉइंट्स, ओके, वेयर द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द moon will be less and these 2 points will be appearing as a low tide points. यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और इनको लो टाइड्स बोला जाएगा. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट हाई टाइड एंड लो टाइड.